रहीम। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लीडरशिप और मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चंस हैं। लीडरशिप और मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चंस हैं जो पास्ट पेपर्स के हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है डेफिनेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। आपने बताना है कि कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन क्या है। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? बेसिकली इट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ रियल और परसीव्ड डिफरेंसेस इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव गोल्स, वैल्यूज, आइडियाज। यानी ये क्या है कि कॉन्सिक्वेंस है किस चीज का? रियल और परसीव्ड डिफरेंस, यानी अगर हमने कोई काम जो है वो किया है और जो हम परसीव कर रहे हैं जो चीज, उसके अंदर थोड़ा डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस का जो कॉन्सिक्वेंस होता है उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास एक ऑपोजिट चीज जो है वो आ रही है। जो हमने जो है वो रियल लाइफ में जो है वो करना था और जो हम परसीव कर रहे हैं या जो हमें रिसीव हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट है। इट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ रियल और परसीव्ड डिफरेंसेस इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव गोल्स, वैल्यूज, आइडियाज, एटीट्यूड्स, बिलीव्स, फीलिंग्स और एक्शंस, ठीक है, बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। तो इंडिविजुअल या ग्रुप्स के अंदर जो आइडियाज के अंदर, वैल्यूज के अंदर, एटीट्यूड्स के अंदर, बिलीव्स के अंदर, फीलिंग्स के अंदर या एक्शंस के अंदर जो डिफरेंस आता है, जो भी रियल लाइफ में एक्चुअली एग्जिस्ट जो है वो कर रही हो एग्जिस्ट, और जो हम परसीव कर रहे हैं उसके दरमियान, तो उसको हम कहते हैं ये हमारे पास है कॉन्फ्लिक्ट। एडवांटेजेस आ जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट के। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमारे अंदर क्रिएटिविटी को इंक्रीज करता है, यानी अगर हम कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रहे हैं कि ये जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, तो हम ज्यादा प्रोडक्टिव होने की कोशिश करते हैं। तो ये क्रिएटिविटी को क्या करता है? इंक्रीज करता है। स्टिमुलेट टुवर्ड सेंसिटिव इश्यूज, अगर कोई सेंसिटिव इशू है तो उसकी तरफ हमें स्टिमुलेशन जो है वो प्रोवाइड करता है कि हम उसको अच्छे से जो है वो सॉल्व कर सके। इंक्रीज कोहेजन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, लोगों की इन्वॉल्वमेंट जो है वो इशू के अंदर ज्यादा करवाता है। फैसिलिटेट ग्रोथ, इम्प्लॉयज की ग्रोथ जो है इसको फैसिलिटेट करता है। मोटिवेशन को इंक्रीज करता है। चैनल फॉर कम्युनिकेशन, एक नया चैनल जो है वो ओपन करता है कम्युनिकेशन के लिए। मेक पीपल अवेयर अबाउट द चैलेंजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन को चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं उससे रिलेटेड जो है वो अवेयरनेस जो है वो प्रोवाइड करता है। अलाउ हेल्दी रिलीज ऑफ फीलिंग्स, यानी जो लोग हैं वो कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है तो वो हेल्दी तौर पे जो है वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देते हैं, और बाद में जो है वो हमें पता चल जाता है कि उनके अंदर जो है वो क्या चल रहा है और हमारे अंदर जो था वो क्या हम परसीव कर रहे थे। तो इस तरह हेल्दी रिलीज ऑफ फीलिंग्स जो है वो भी हो जाता है। तो कॉन्फ्लिक्ट के क्या क्या फायदे हैं कि क्रिएटिविटी को इंक्रीज करता है, सेंसिटिव इश्यूज को जो है हमें स्टिमुलेट करता है उनकी तरफ, लोगों की इन्वॉल्वमेंट को ज्यादा बनाता है, इसके अलावा ग्रोथ जो होती है उसको इम्प्रूव करता है या फैसिलिटेट करता है, मोटिवेशन को इंक्रीज करता है, एक न्यू चैनल ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो ओपन करता है, इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं उसके बारे में हमें अवेयरनेस प्रोवाइड करता है, और जो फीलिंग्स होती हैं उनका हेल्दी रिलीज जो है उसको उसको अलाउ करता है कि फीलिंग्स जो है वो हेल्दी हेल्दी एक मेथड के साथ जो है वो रिलीज हो। तो ये जो है हमारे पास सारे कॉन्फ्लिक्ट के एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन था कि आपने परफॉर्मेंस अप्रेजल को जो है, परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो क्या होता है, उसके पर्पसेज जो है वो भी बताने हैं। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है एक टर्म जो है ना, अगर मैं आपको उर्दू में इसका मतलब बताऊं तो क्या होता है कि आपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना होता है, यानी आपने परफॉर्मेंस को देखना है कि जो एम्प्लॉय है उसकी परफॉर्मेंस किस तरह की जो है वो जा रही है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना। तो एम्प्लॉयज जॉब परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टू अ कंपनी, यानी एक जो एम्प्लॉय है वो कितना, उसकी कैसे की जॉब परफॉर्मेंस है और उस वो कंपनी को कितना को कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं ये हमारे पास परफॉर्मेंस अप्रेजल है। हम परफॉर्मेंस उसकी इवेलुएट करते हैं कि उसकी जॉब परफॉर्मेंस कैसे की है, हमारी कंपनी को वो कितना को फायदा दे रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? परफॉर्मेंस अप्रेजल देता है। अब इसके पर्पसेस क्या होते हैं? सबसे पहला इसका पर्पस ये होता है जी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल पॉइंट्स, यानी आप जो इंडिविजुअल पर्सन है उसकी जो है वो प्रोग्रेस को देख सकते हो, ठीक है, देख सकते हो कि वो किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। ट्रेनिंग नीड्स एंड फोरकास्टिंग फॉर फ्यूचर, वो जो पर्सन है उसको कितनी को मजीद ट्रेनिंग की जरूरत है, अगर वो सही काम नहीं कर रहा तो उसको किस किस एरिया में ट्रेनिंग की जरूरत है, ठीक है। इंक्रीज द जॉब सेटिस्फेक्शन, जब आप परफॉर्मेंस अप्रेजल कर लेते हो, परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर लेते हो, तो आपकी जो सेटिस्फेक्शन का रेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। मोटिवेशन एंड सेल्फ वर्थ, यानी आपको मोटिवेट भी करता है। अगर आप
अगर किसी एम्प्लॉय को हम जो है वो कुछ बताते हैं कि आप इस तरह से जो है वो थोड़ी सी चेंजेस कर लो अपने काम के अंदर, तो इस तरह से वो क्या होता है, मोटिवेट होता है, इंप्रूव ग्रुप परफॉर्मेंस, और ग्रुप की परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज होती है। अपॉर्चुनिटी टू क्लैरिफाई एक्सपेक्टेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड टीम्स, यानी एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो हम हमें भी एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपने एम्प्लॉयज को बता सकें कि हम आपसे ये चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप इस तरह से जो है वो काम करें। तो और इम्प्लॉयज को भी एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो अपने बॉस के अकॉर्डिंग जो है वो काम कर लेते हैं। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल यानी परफॉर्मेंस इवेल्युएशन के पर्पसेस हमने क्या क्या पढ़े हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि किस तरह से काम कर रहा है, उसको फर्दर क्या क्या ट्रेनिंग की जरूरत है, ठीक है, जॉब सेटिस्फेक्शन रेट इंक्रीज हो जाता है, उसके लिए मोटिवेशन का बायस होता है ये चीज, ग्रुप की परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज होती है। इसके अलावा हमारी एक्सपेक्टेशंस जो है उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम अपनी एक्सपेक्टेशन को क्लैरिफाई कर सकें। तो ये कुछ पर्पजेज हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कंपोनेंट्स हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो कंपोनेंट्स में सबसे पहले आता है मल्टी फेसेटेड बिहेवियर ओरिएंटेड क्राइटेरिया, यानी आपने बिहेवियर ओरिएंटेड क्राइटेरिया रखा है, आप किसी के बिहेवियर से जो है वो जज कर रहे हैं कि किस तरह से जो है वो इसकी परफॉर्मेंस है कंपनी से रिलेटेड, क्या बिहेवियर ओरिएंटेड क्राइटेरिया। नेक्स्ट है फीडबैक ऑन द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द क्राइटेरिया अगेंस्ट रेटिंग स्केल, यानी आपने एक फीडबैक सिस्टम रखा हुआ है कि आप रेटिंग करते हो कि इसने जो है वो इतना 5 स्टार रिव्यू दिया, 4 स्टार रिव्यू दिया, कि इसने इतना अच्छा काम किया, ठीक है। सबसे पहले बिहेवियर ओरिएंटेड क्राइटेरिया, सेकंड नंबर पे फीडबैक प्रोवाइड करना है आपने, कंक्रीट एग्जांपल्स ऑफ द परफॉर्मेंस और लैक ऑफ परफॉर्मेंस, यानी अगर आप कोई परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे हो तो उसके लिए आपने कुछ एग्जांपल सेट कर देंगे, ये इस तरह से जो है वो आपको काम करना चाहिए, या आप इस तरह से काम कर रहे हैं, कुछ एग्जांपल्स वगैरह सेट कर देना, ये इसका थर्ड कंपोनेंट है। और फोर्थ वन वाला है कि स्टाफ मेंबर सेल्फ इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस, यानी आप उनको अलाउ करते हैं कि वो सेल्फ इवेल्युएशन करें, अपने खुद से जो है वो इवेल्युएशन करें, उनको पता चले कि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो किस तरह से जा रही है। तो फर्स्ट हमारे पास है मल्टीफेसिटेड बिहेवियर ओरिएंटेड क्राइटेरिया, सेकंड है फीडबैक ऑन द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, मल्टीफेसिटेड बिहेवियर ओरिएंटेड क्राइटेरिया, फीडबैक ऑन द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, एग्जांपल सेट करनी है, और फोर्थ वन पे कि सेल्फ इवेल्युएशन जो है वो आपने अलाउ किया है कि वो अपनी सेल्फ इवेल्युएशन करें। तो ये कुछ कंपोनेंट्स है परफॉर्मेंस अप्रेजल के। नेक्स्ट हमारे पास जो है 5 स्ट्रेटेजीज आपने बतानी थी टू इम्प्रूव द डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो 5 स्ट्रेटेजीज हमारे पास है डिसीजन मेकिंग इंप्रूव करने की। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिसीजन मेकिंग क्या चीज होती है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग क्या होता है, बेसिकली डिसीजन मेकिंग जो है वो एक प्रोसेस है डिसीजन चॉइसेस का, ठीक है। डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चॉइसेस बाय आइडेंटिफाइंग अ डिसीजन, यानी आपने एक डिसीजन जो है वो देखा है, चॉइसेस देखी हैं, अब उसमें से आपने एक डिसीजन लेना है, गैदरिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू एंड असेसिंग अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस वगैरह, ठीक है, आपने सॉल्यूशंस वगैरह भी देख ली हैं, इंफॉर्मेशन ले ली है, वो आपने उसमें से एक डिसीजन लेना है, जिसको हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग, ठीक है। इसकी एक और डेफिनेशन जो है वो थोड़ी सी इजी है, वो कौन सी है हमारे पास के डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड चूज अल्टरनेटिव्स टू रीच अ गोल और ऑब्जेक्टिव। डिसीजन मेकिंग क्या है, एक प्रोसेस है कि आप क्रिएट करते हो, कोई सॉल्यूशंस वगैरह क्रिएट करते हो या अल्टरनेटिव्स क्रिएट करते हो, फिर उनमें से एक चूज करते हो, ठीक है, कि आपने अपने गोल तक पहुंचना है या अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंचना है। तो डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड चूज अल्टरनेटिव्स टू रीच अ गोल और सब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव। तो इसके कुछ स्टाइल भी होते हैं डिसीजन मेकिंग के, ऑटोक्रेटिक होती है, कंसल्टेटिव होती है, और ग्रुप ओरिएंटेड होती है। ऑटोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग होती है जिसमें मैनेजर खुद एक अकेला जो है वो डिसीजन बनाता है। कंसल्टेटिव वो प्रॉब्लम्स अपने एम्प्लॉयज के साथ शेयर करता है और वो फिर जो है वो एक सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। ग्रुप ओरिएंटेड होती है कि ग्रुप मिलकर डिसीजन बनाते हैं। तो हमारे पास उन्होंने पूछा कि ग्रुप जो डिसीजन मेकिंग की स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं, ठीक है। तो स्ट्रेटेजीज फॉर इंप्रूविंग डिसीजन मेकिंग में सबसे पहले आता है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, यानी प्रॉब्लम जो है उससे रिलेटेड किस तरह की हमने स्ट्रेटेजीज बनानी है डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करने के लिए, प्रॉब्लम सोल्यूशन के लिए, और थर्ड वाला हमारे पास है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में है स्ट्रक्चर डिबेट, डेविल्स एडवोकेट, ये एक टर्म होती है, इसमें इसका जो है वो मोस्टली स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता। डेविल्स एडवोकेट होता है कि आप क्या करते हो कि जब डिसीजन बनाने लगते हो ना,
तो आप जो है वो, अगर कोई एक ग्रुप है, ठीक है, प्रॉपर बैठा हुआ ग्रुप है, वो डिसीजन बनाने लगा है, उनमें से 2 या 3 लोग जो हैं वो कहते हैं कि हम इस बात पे एग्री करते हैं, तो आप जानबूझ के उस बात से जो है ना वो एग्री ना करो। आप कहो कि आप उसके अगेंस्ट हो जाओ कि मैं इस बात से एग्री ही नहीं करता, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि वो लोग अपने ज्यादा से ज्यादा जो है वो आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लॉजिक पेश करेंगे कि हम इस तरह से कह रहे हैं कि ये बात ठीक है, तो आप ये बात मान लो, ठीक है। आप जानबूझ के जो है उसके अगेंस्ट जाओ, ताकि अगला जो है वो क्या लेंगे, उसके उसकी वजह से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो है उसके ज्यादा से ज्यादा पेश करे कि हम ये बात इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि इसके पीछे ये लॉजिक है, तो ज्यादा से ज्यादा लॉजिक्स जो है वो अगला पेश करे और ऑथेंटिक लॉजिक्स जो है वो आपके पास आ जाए। तो डेविल्स एडवोकेट क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग के लिए आपने जब भी कोई अच्छा डिसीजन लेना होता है, तो अगर अगला बंदा कहता है कि हम ये डिसीजन लेते हैं, ठीक है, आप ग्रुप में बैठे हुए, कहता है कि हमें ये डिसीजन लेना चाहिए, तो आप जानबूझ के उसके अगेंस्ट जाओ ताकि अगला आपको बताए कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपको ये डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक बेस्ट डिसीजन लेने के लिए ही जरूरी होता है। डेविल्स एडवोकेट है, मल्टीपल एडवोकेसी है, ठीक है। ये भी होता है कि ज्यादा सारे लोग जो हैं वो मिलके कोई डिसीजन बना रहे हैं। डायलैक्टिकल इंक्वायरी भी होता है कि 2 या 2 से ज्यादा जो है वो पहले प्रॉब्लम्स जो है वो उनका सोल्यूशन बनाया जाता है, फिर एक को जो है वो बाद में सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो इस तरह से जो है वो आप डिसीजन मेकिंग जो है वो इम्प्रूव कर सकते हो। इसके अलावा प्रॉब्लम सोल्यूशन में कुछ चीजें हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग, यानी एक ग्रुप ऑफ पीपल है वो मिलके अपने आइडियाज जो है वो जनरेट करते हैं, ठीक है, फिर उनमें से आप जो है वो कोई एक सोल्यूशन जो है वो सिलेक्ट करते हैं, तो ये है ब्रेन स्टॉर्मिंग। उसके बाद है नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक में क्या आता है, ग्रुप मेंबर जो होते हैं वो सेपरेटली वर्क करते हैं, ठीक है, यानी सेपरेटली जो है वो वर्क करते हैं ताकि हमारा मसला जो है वो सॉल्व हो जाए। फिर वो बाद में क्या करते हैं, अपने आइडियाज को शेयर करते हैं, ठीक है, और उनमें से जो वोटिंग होती है और फिर एक बेस्ट सोल्यूशन जो है वो निकल जाता है। तो ये होता है नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, ठीक है। ग्रुप मेंबर्स ने वर्क किया सेपरेटली ताकि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, उसके बाद उन्होंने अपनी डिस्कवरीज वगैरह को और उसके बाद जो है वो बेस्ट सोल्यूशन के लिए वोट हुआ और एक सोल्यूशन जो है वो सिलेक्ट कर लिएगा। तो ये हमारे पास है डिसीजन मेकिंग की बेस्ट स्ट्रेटेजी, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। उसके बाद है डेल्फी टेक्निक। डेल्फी टेक्निक जो है ना वो नॉमिनल ग्रुप टेक्निक जैसी होती है, लेकिन उसमें क्या फर्क होता है कि इसमें सिर्फ वोटिंग नहीं होती, ठीक है। सोल्यूशन जो है वो ऐसे ही हम सिलेक्ट कर लेते हैं, वो जो है वोटिंग का प्रोसेस जो है वो इसमें नहीं होता, बाकी सारा कुछ इसका प्रॉब्लम सोल्यूशन की टेक्निक नॉमिनल ग्रुप टेक्निक जैसा ही होता है, ठीक है। एक ये हमारे पास स्ट्रेटेजी आ गई। उसके बाद है जी रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज्यादा है, तो आप गूगल से, आप किसी भी ऑनलाइन जो है वो आप अपना बेस्ट सोल्यूशन जो है वो तलाश कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए बेस्ट सोल्यूशन टेक्नोलॉजी के थ्रू आप जो है वो तलाश कर सकते हैं। उसके बाद होता है कि एक होता है साइनेप्टिक मेथड। साइनेप्टिक मेथड में क्या होता है कि आप फेमिलियर थिंग्स को जानबूझ के अपने लिए स्ट्रेंज बनाते हो और स्ट्रेंज थिंग को अपने लिए फेमिलियर बनाकर कुछ इस तरह से जो है वो सोचते हो कि अगर मैं इस इन सिचुएशंस में जो है वो एक्ट करूंगा तो मैं किस तरह से डिसीजन लूंगा, ठीक है। तो फेमिलियर थिंग्स को स्ट्रेंज बना के और स्ट्रेंज थिंग को फेमिलियर बना के आप जो डिसीजन लेते हो वो भी जो है वो बेस्ट समझा जाता है। साइनेप्टिक मेथड उसे कहते हैं। तो ये कुछ जो है वो स्ट्रेटजीज हैं कि आप डिसीजन मेकिंग को किस तरह से जो है वो इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ जाता है कि ये हमें स्ट्रेटजीज बतानी थी तो वो हमने वहां पे बता दी, स्ट्रेटजीज टू इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है कि फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने एक थ्योरी दी थी लीडरशिप की थ्योरी, वो कौन सी थ्योरी थी वो आपने बतानी है। तो फ्रेडरिक विंसलो टेलर जो था उसने एक मैकेनिकल इंजीनियर था, ठीक है, उसने एक थ्योरी जो थी वो पेश की थी हमारे पास। फ्रेडरिक विंसलो टेलर जो था वो उसको हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। इसने टेलरिज्म की जो थी वो थ्योरी प्रॉपर पेश की थी। ये बिलीव रखता था कि जो लोग हैं, जो काम करने वाले एम्प्लॉयज होते हैं ना, उनको आपने बेस्ट जो है वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, ठीक है। बेस्ट उनको टूल्स प्रोवाइड करने हैं, बेस्ट उनकी ट्रेनिंग करनी है, प्रॉपर उनको जो है वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है ताकि वो बेस्ट काम कर सकें, ठीक है। वो कहता था कि ये जरूरी नहीं है कि इंसान जो है वो आप उसको मेहनत करने पे लगा दें, हार्ड वर्किंग जो है वो बना दें और हार्ड वर्क पे लगा दें। ये चीज आपको जो है वो अच्छा इंसेंटिव नहीं दे सकती, अच्छा आउटकम नहीं दे सकती, जितना कि आपको जो आप एम्प्लॉयज को फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे वो आपको ज्यादा अच्छा आउटकम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसने जो है वो बेसिकली क्या किया था, इसने इसी बात पे जोर दिया था कि आपने
अपना जो है वो टास्क वगैरह, अपनी जो फैसिलिटीज हैं एम्प्लॉयज को वो ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करनी है ताकि आपको अच्छा आउटकम जो है वो मिले, ठीक है। इसने ना साइंटिफिक मैनेजमेंट का एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया था, जो कि F.W. टेलर का सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि इसने साइंटिफिक मैनेजमेंट का एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया था। ठीक है, उसने कहा था कि साइंटिफिक टेक्निक्स जो है ना वो ज्यादा अच्छे से काम करती हैं, बजाय इसके कि आप कुछ एफर्ट वाले काम जो है वो इंसानों से करवाएं। ठीक है, तो साइंटिफिक टेक्निक्स जो है वो लगाएं काम के ऊपर और काम का जो है वो अच्छा आउटपुट ले लें। इसने कुछ 5 जो थे ना इसने कॉन्सेप्ट पेश किए थे साइंटिफिक मैनेजमेंट। सबसे पहले हमारे पास है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ठीक है, अब ये जो रूल ऑफ थंब का कॉन्सेप्ट है ना, रूल ऑफ थंब कहते हैं कि आप इंसान जो है वो बार बार कोशिश करता है, ट्रायल एंड एरर जिसे कहते हैं ना, मतलब एक दफा गलती हुई तो दोबारा उसने कोशिश की, फिर एक दफा गलती हुई तो उसने दोबारा कोशिश की। ठीक है, तो इंसान जो है वो बार बार कोशिश करता है, तो इसको हम कहते हैं रूल ऑफ थंब। ठीक है, तो उसने कहा था कि, और साइंस का मतलब ये है कि आप कोई साइंटिफिक तरीका जो है वो लगाते हो और उसके थ्रू जो है वो प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हो। तो उसने कहा था कि आपने हमेशा साइंस को यूज करना है, नॉट रूल ऑफ थंब, यानी आपने साइंटिफिक तरीका जो है वो यूज करते हुए अपना काम जो है वो एफिशिएंटली परफॉर्म कर लेना है, ना कि रूल ऑफ थंब यानी बार बार ट्राई करें फिर गलती करें फिर ट्राई करें फिर गलती करें। इस तरह आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, आपके रिसोर्सेज वेस्ट होंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपकी एफर्ट बहुत ज्यादा लगती है। तो उसने क्या, आपने साइंस को जो है वो यूज करना है, ना कि रूल ऑफ थंब को। ठीक है जी, तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ये उसका पहला जो था वो कॉन्सेप्ट था साइंटिफिक मैनेजमेंट का। नेक्स्ट उसका जो कॉन्सेप्ट उसने दिया था हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी इसमें उसने कहा था कि इंसान को चाहिए कि जहां पे भी वो काम कर रहे हैं, वर्कर्स जहां पे भी अपनी वर्क प्लेस के अंदर काम कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो हार्मनी के अंदर काम करें। ठीक है, आपस में मिलजुल के, आपस में सोशल रिलेशनशिप अच्छा रख के काम करेंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड इसका दूसरा जो था वो कॉन्सेप्ट था कि इंसान अपने पास जो है वो अपने साथ वालों के साथ सोशल रिलेशनशिप अच्छा रख के जो है वो काम करेगा, तो उसकी जो है वो ज्यादा बेटर आउटकम या ज्यादा बेटर प्रोडक्टिविटी होगी। तो उसको चाहिए कि अपने वर्कर जो अपने साथ कोलीग्स हैं उनके साथ मिलके काम करें, ना कि अकेला अकेला। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये इसका सेकंड कॉन्सेप्ट था। पहला हमने पढ़ा था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, सेकंड वाला हमने पढ़ा है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, थर्ड वाला है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, तो ये भी कॉन्सेप्ट जो है तकरीबन ये ऊपर वाले जैसा ही कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड जैसा ही है। ठीक है, कि कोऑपरेशन के साथ जो है वो आपने कल चलना है। ठीक है, एम्प्लॉयज जितने भी हैं आपस में उनको चाहिए कि वो कॉमन गोल्स होते हैं, तो इस तरह से वो आपस में जो है वो कोऑपरेट करें और फिर जो है वो काम करें। ठीक है, और इसके अलावा ये कि उनको चाहिए कि वर्कर्स को जो है वो आपस में कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा रखें। ठीक है, ताकि जो है वो आपस में अच्छे से कोऑपरेट करके काम कर सकें। तो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, इसने इस पे बहुत ज्यादा जो है वो जोर दिया था। नेक्स्ट हमारे पास इसका चौथा कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी उसने कहा था कि जो बॉस होता है एक कंपनी का, उसको चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज को जो है वो प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करे। ठीक है, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करे ताकि जो है वो क्योंकि कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है वो परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इस वजह से हर एक को कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है। तो जितनी ज्यादा ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, जितनी ज्यादा डेवलपमेंट उसको प्रोवाइड की जाएगी, उतनी ही ज्यादा उसकी स्किल्स इन्हांस करेंगी, और ये सब कुछ जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल जो है वो साबित हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो थी वो उसकी कुछ जो थी वो कह लेंगे उसके कॉन्सेप्ट थे, जिसको हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जो है वो एक दफा डील करेंगे। ठीक है, कुछ इसका देखेंगे नेक्स्ट में। बस आपको अभी कॉन्सेप्ट देना था कि टेलर जो था वो कौन था, फ्रेडरिक विंसलो टेलर कौन था, और उसने जो थ्योरी दी थी वो कौन सी थी, टेलरिज्म की थ्योरी। उसके अकॉर्डिंग क्या कहता था वो कि हमने जो है वो वर्कर्स को बेस्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, फिर जो है वो उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो हम अब यहाँ से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या उसने कहा था। फ्रेडरिक विंसलो टेलर था जी, दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय फ्रेडरिक विंसलो टेलर, जो कि मैकेनिकल इंजीनियर था। दिस थ्योरी फोकस्ड ऑन बिलीफ मेकिंग पीपल वर्क एज हार्ड एज दे कुड was not as efficient as optimizing the way work was done। क्या वो कहता है कि अगर इंसान हार्ड वर्क करता है तो वो ये बिलीव करता था कि अगर इंसान हार्ड वर्क करता है तो वो भी इतना एफिशिएंट रिजल्ट जो है वो नहीं ला सकते। ठीक है, इसी वजह से उसने फोकस किया था ऑन इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ इंडिविजुअल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि हर जो इंडिविजुअल है उसके ऊपर जो है वो आप फोकस करें, उसको बेस्ट रिसोर्सेज प्रोवाइड करें ताकि आपको आउटकम्स अच्छे मिले। इट्स पर्पसेस वाज टू इम्प्रूव द लेबर प्रोडक्टिविटी एंड सिंथेसिस एंड एनालाइज द वर्क फ्लो।
ही वॉज नेम्ड एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। उसको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा गया क्योंकि उसने कहा था कि वर्क को किस तरह से चीप और इजिएस्ट वे में किया जा सकता है, ठीक है। ये उसके प्रिंसिपल्स हैं जो हमने भी पढ़े। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ठीक है। पहला हमने ये प्रिंसिपल पढ़ा था, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मेंटल रेवोल्यूशन, ठीक है। आपने हार्मनी रखनी है, मेंटल हेल्थ को जो है वो तबाह नहीं करना। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। कॉपरेट होकर काम करना है, कॉपरेशन करनी है, इंडिविजुअलिज्म नहीं करना। और डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेट एफिशिएंसी, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, टेलर था, उसने साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी दी थी, उसने 4 प्रिंसिपल्स दिए थे। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, सेकंड वाला था कि आपने जो है वो हार्मनी रखनी है, नॉट डिस्कॉर्ड। थर्ड वाला क्या था कि कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। और फोर्थ वाला क्या था कि डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। तो ये हमारा जो था ये क्वेश्चन था नेक्स्ट, के टेलर कौन था और उसके साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी क्या थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, व्हाट आर द पोटेंशियल आउटकम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कि जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है उसके आउटकम्स क्या आते हैं, ठीक है। तो रेजोल्यूशन कब होता है, रेजोल्यूशन का मतलब क्या है, रेजोल्यूशन तब होता है जब कोई पार्टी जो है वो आपस में म्यूचुअली तौर पर एग्री हो जाए, ठीक है। कि दोनों पार्टीज जो है उन्होंने आपस में जो है वो कमिटमेंट कर लिया है, किसी एक पॉइंट पे वो दोनों जो है वो एग्री हो चुकी हैं, जिसको हम कहते हैं कि अब जो है वो रेजोल्यूशन हो चुका है, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व हो गया, रेजोल्यूशन बेसिकली रिजोल्व से निकला है, हल हो जाना, ठीक है, प्रॉब्लम सोल्व हो जाना, इसको कहते हैं रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन के जो आउटकम्स आते हैं उसमें क्या क्या चीजें आती हैं जी, द आउटकम इफेक्ट्स हाउ कॉन्फ्लिक्ट विल बी एड्रेस्ड बाय द पार्टीज इन द फ्यूचर। अब कहते हैं कि जो आउटकम है वो ये देखते हैं हम कि जो पार्टीज हैं वो फ्यूचर में किस तरह से बिहेव करेंगी, ठीक है। अगर तो कॉन्फ्लिक्ट अच्छे से रिजोल्व हो जाता है तो उसका एक ये फायदा होता है कि जो दोनों पार्टीज हैं वो फ्यूचर में सेफ, जो सेफ साउंड हो जाती हैं, ठीक है, और आपस में अच्छे से बातचीत कर सकती हैं। The optimal solution is to manage the issue in a way that will lead to a solution wherein both parties see themselves as winners and the problem is solved। यानी उसका आउटकम ये भी आता है कि दोनों पार्टी समझती हैं कि वो ही विन की हैं, ठीक है। दोनों चूंकि एक आइडिया पे जो है वो आज की हैं तो वो कहते हैं कि हम जो है वो विनर हैं, ठीक है, और प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो चुकी है। उसके बाद इसका एक ये भी पॉजिटिव आफ्टर मैथ आता है कि फ्यूचर के रिलेशनशिप, जैसे मैंने आगे बताया, ठीक है, जो फीलिंग्स और एटीट्यूड पे इफेक्ट करते हैं वो सेव रहते हैं। इसके अलावा ये कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्या, जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया कि कॉन्फ्लिक्ट जो होती है नर्स मैनेजर के दरमियान या फिजिशियन के दरमियान, ठीक है, तो फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा इसके इश्यूज जो है वो आते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल में भी, पेशेंट के केयर में भी, हर जगह पे जो है वो इसके इफेक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जो रेजोल्यूशन है उसके कौन कौन से जो है वो आउटकम्स आते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल प्रोडक्टिव आउटकम जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के आते हैं वो क्या आते हैं जी, क्लैरिफिकेशन हो जाती है, ठीक है, लर्निंग होती है, आप लर्न करते हो कि मेरी ये गलती थी या अगले की ये गलती थी, अगर कॉन्फ्लिक्ट अच्छे से रिजॉल्व हो जाता है तो, ठीक है। स्टिमुलेटिंग है जी, आपको स्टिमुलेट करता है कि नेक्स्ट टाइम आपने इस तरह का काम नहीं करना। इंटीमेट, इंटीमेट है ये, वो इंटीमेट होता है इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो होता है वो क्या है कि आपको एक अलग से जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, करेजियस, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग आउटकम्स आते हैं इसके, क्रिएटिव, हेल्पफुल, इनरिचिंग, केयरिंग, अपॉर्चुनिटी, इंक्लूसिव, ठीक है। तो ये कुछ आउटकम्स जो है ना वो भी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं कि इससे इंसान जो है वो अपने आप को स्ट्रेंथन फील करता है, क्रिएटिव फील करता है, हेल्पफुल है, ये बहुत ज्यादा इनरिचिंग है, केयरिंग, अपॉर्चुनिटी और इंक्लूसिव, ठीक है। तो ये कुछ आउटकम्स फर्दर हैं जो आप इसके साथ जो है वो ऐड कर सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के अंदर, ठीक है, आउटकम्स के अंदर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी, अगर आप नर्स मैनेजर हैं तो आप क्या सजेस्ट करेंगी एक नोवाइस नर्स को जो बिल्कुल न्यू है, तो इम्प्रूव हर कम्युनिकेशन स्किल्स, कि वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को किस तरह से इम्प्रूव करे, ठीक है। तो कम्युनिकेशन जो है वो उसको इम्प्रूव किया जा सकता है बाय फॉलोइंग स्टेप्स, ठीक है। कंसिडर योर रिलेशनशिप टू द रिसीवर, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जिससे आप बात करने लगे हैं उसके साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है वो आपने बात करनी है। क्राफ्ट योर मैसेज एंड बी क्लियर अबाउट योर गोल, यानी अपने मैसेज को जो है वो आपने लिखना है, आपको अपने गोल्स का पता होना चाहिए कि अगर मैं इससे बात करने लगी हूँ तो मेरा जो है वो पर्पस क्या है, ठीक है। अगर मैं इससे बात कर रही हूँ तो मेरा पर्पस क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आप किससे बात कर रही हैं। सेकंड नंबर पे आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। थर्ड नंबर पे आपने मीडियम डिसाइड करना है कि आपने किस चीज के थ्रू जो है वो बात करनी है, ठीक है। तो मीडियम अच्छा होगा तो आपकी बात जो है वो प्रॉपर तरीके से पहुंच सकती है, ठीक है। ये जैसे कि हम कहते हैं कि अगर पर्सन है, आपने किसी को जो है वो अपनी बात बतानी थी इंपॉर्टेंट, अंदर जो है वो सिग्नल्स का इशू है या कोई प्रॉब्लम है, आप उसको अपनी बात ही नहीं समझा पा रहे तो फायदा, ठीक है। तो कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए आपका मीडियम जो है वो भी अच्छा होना चाहिए। चेक योर
टाइमिंग जो है वो चेक करनी है, क्या ये दूसरे के लिए फिजिबल है, आपके लिए फिजिबल है। तो अपनी टाइमिंग जो है वो आपने चेक करनी है, डिलीवर योर मैसेज, और आपने फिर जो है वो अपना मैसेज डिलीवर करना है उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग। अटेंड टू वर्बल एंड रिटर्न रिस्पॉन्सेज, अगले का जो भी रिस्पॉन्स आया है, वर्बल आया है, रिटर्न आया है, आपने उसको अटेंड करना है, उसको जो है जवाब देना है। रिप्लाई अप्रोप्रिएटली, उसको अच्छे से जो है वो रिप्लाई करना है। इवेलुएट द कम्युनिकेशन प्रोसेस, और लास्ट में आपने उसको इवेलुएट, ये अपने प्रोसेस को इवेलुएट करना है कि इसमें कहीं कोई कमी नहीं तो नहीं थी। सबसे पहले हमने क्या कहा, कम्युनिकेशन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। आपने अपने रिलेशनशिप देखना है, जिससे आपने बात करनी है, किससे आपने बात करनी है, उसके साथ अपना रिलेशनशिप देख लिया, ठीक है। आपने क्या मैसेज जो है वो पहुंचाना है, आप अपने गोल के बारे में क्लियर हो, ठीक है। मेरा पर्पस क्या है बात करने का, अपने गोल्स के बारे में क्लियर हो। अब अपने मीडियम को आपने डिसाइड करने के, मैंने किसके थ्रू बात करनी है, ठीक है। अपनी टाइमिंग के बारे में आप क्लियर हो कि मेरी ये टाइमिंग है, फिर आपने अपना मैसेज डिलीवर करना है, जो भी रिस्पॉन्स वहां से आता है उसको अच्छे से अप्रोप्रिएटली रिप्लाई करना है, और फिर लास्ट पे जो है वो अपने कम्युनिकेशन प्रोसेस को इवेल्युएट करना है। तो इस तरह से जो है वो कम्युनिकेशन का प्रोसेस इंप्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, आपने स्टाफ सिलेक्शन प्रोसेस के कुछ स्टेप्स होते हैं, आपने वो हमें बताने हैं कि स्टाफ सिलेक्शन प्रोसेस के स्टेप्स क्या क्या है। स्टाफ सिलेक्शन यानी आप अगर कहीं पे एम्प्लॉय को जो है वो रखते हो, तो उसके उसको रखने के, उसको सिलेक्ट करने के क्या क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले है जी रिव्यू एप्लीकेशन, जैसे हम सीवी वगैरह देते हैं, ठीक है। हमने सीवी वगैरह दी है, तो उन्होंने मैनेजर वगैरह ने क्या करना है कि हमारी सीवी वगैरह को रिव्यू करना है। उसके बाद उन्होंने कंडक्ट करवाना है स्क्रीनिंग इंटरव्यू, यानी सबसे पहला जो इंटरव्यू होता है ना, एचआर डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेज कर रहा होता है डिपार्टमेंट, वो क्या करवाते हैं, इंटरव्यू करवाते हैं। तो उन्होंने स्क्रीनिंग इंटरव्यू करवाना है। कॉन्टैक्ट रेफरेंसेस, यानी फिर कुछ इंसान जो कुछ पर्सन होते हैं उनके रेफरेंसेस भी होते हैं, ठीक है। आपने उनको भी देखना है किस किस का क्या क्या रेफरेंस है, ठीक है, उसको देखना है, क्योंकि अक्सर रेफरेंसेस जो होते हैं वो अच्छे भी होते हैं। तो आपने रेफरेंसेस जो है वो देखने हैं। उसके बाद आपने दोबारा से इंटरव्यू करवाना, जो लोग रह गए उनका दोबारा से इंटरव्यू हुआ, ठीक है। फिर आपने उनमें से कंपेयर करना है एप्लीकेंट्स को कि ये इस तरह का है, इस तरह का एप्लीकेंट है। उसके बाद आपने हायर या नो हायर वाला डिसीजन बना लिया कि ठीक है हम इसको रख लेते हैं, इसको नहीं रखते। फिर आप जब डिसीजन बना रहे हैं तो आपने बैकग्राउंड को भी अच्छे से चेक कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपने जो है वो उनको फाइनल कॉल्स होती हैं वो आपने भेज देनी है कि कॉल्स भेजनी है, और कॉल्स किस बेस पे भेजनी है। क्लीन ड्रग टेस्ट होता है, ठीक है। ड्रग टेस्ट होता है वो किसी भी एम्प्लॉय के लिए नेसेसरी होता है कि वो पहले अपना ड्रग टेस्ट करवाए 24 आवर के अंदर। अगर तो वो क्लियर हो जाता है तो फिर जैसे ही क्लियर होता है तो वो ऑफिशियल तौर पे जो है वो ज्वाइनिंग दे सकता है। तो ये जो है वो कुछ प्रोसेस था, स्टेप्स होते हैं स्टाफ सिलेक्शन के। सबसे पहले आपने एप्लीकेशन दी, ठीक है, उसको रिव्यू एप्लीकेशन करना है। रिव्यू एप्लीकेशन होगी, उसके बाद जी एक पहले के स्क्रीनिंग इंटरव्यू होगा, ठीक है। उसके बाद रेफरेंसेस को देखना है, तो देखने के बाद जो है वो सेकंड इंटरव्यू होगा। सेकंड इंटरव्यू के बाद जो है वो कंपेयर करना है एप्लीकेंट्स को, ठीक है। एप्लीकेंट्स को कंपेयर करने के बाद हायर या नो हायर का डिसीजन बनाना है, और एक क्लीन ड्रग टेस्ट करवाना है, और उसकी बेस पे फाइनल ऑफिशियल कॉल जो है वो आपने बुलवा लेनी है। तो ये है हमारे पास स्टाफ सिलेक्शन का प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट ये आपके पास आता है कि आपने बताना है ISO 9000 जो है वो क्या है, ठीक है। तो ये ISO जो है ना वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, यानी जैसे ही हम कहते हैं ना हमारा हॉस्पिटल जो है वो एक स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल है या सर्टिफाइड हॉस्पिटल है, तो जो सर्टिफिकेशन मिलती है ना वो किस बेस पे मिलती है, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हो ना तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो फिर सर्टिफिकेशन मिल जाती है। तो ISO क्या है, बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। ये हम ISO 9000 को डिफाइन कैसे करते हैं, एज अ सेट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी आपके हॉस्पिटल की किस तरह की क्वालिटी है। ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली डॉक्यूमेंट द क्वालिटी सिस्टम, ठीक है। क्वालिटी सिस्टम को जो है वो बेहतर बनाने के लिए ये स्टेप लिया गया था। ISO 9000 जो है ये एक सीरीज है, सीरीज और फैमिली ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स, ठीक है, जो क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं स्टैंडर्ड्स, उनकी एक सीरीज है। इट हेल्प्स टू मीट द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड अचीव द कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। अब ISO 9000 की कुछ हिस्ट्री है कि ये सबसे पहले 1987 में जो था ये पब्लिश हुए थे, ठीक है। ISO 9000 बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो ISO की ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू जो है वो स्टैंडर्ड्स कुछ बनाए गए थे, जिसको ISO 9000 जो है वो कहा जाता है, ठीक है। कब बने थे, 1987 में बने थे, ठीक है। और दी स्टैंडर्ड्स वर रिवाइज्ड इन 2000, 2008 एंड देन 2015
और बाद में जो है वो 2015 सितंबर में ये पब्लिश हो चुके थे, ठीक है। ISO 9000 2000 वाज अगेन अपडेटेड इन 2008 एंड 2015, ठीक है। तो अब हमारे पास जो करंट वर्जन है ना ISO 9000 के स्टैंडर्ड का, वो 15 वाला, वो करंट वर्जन हमारे पास है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग कुछ प्रिंसिपल्स थे क्वालिटी मैनेजमेंट को इम्प्रूव, क्या क्या उन्होंने कहा था जी। ISO 9000 जो है वो बेसिकली स्टैंडर्ड्स किस चीज पे जो है वो किस चीज को डील कर रहे हैं, तो हमारे पास सबसे पहला था कस्टमर फोकस, यानी उन्होंने कहा था कि आपने कस्टमर के जो नीड्स है ना उसको आपने देखना है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स बनाए जो कि कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरे, ठीक है। कस्टमर सेटिस्फाई होना, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए, नीड्स जो है वो पूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो कस्टमर फोकस सबसे पहला जो था वो स्टैंडर्ड ISO 9000 के अकॉर्डिंग क्वालिटी मैनेजमेंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो क्वालिटी मैनेजमेंट है उसको बेहतर बनाने के लिए जो पहला प्रिंसिपल था वो क्या था, कस्टमर फोकस। कस्टमर को आपने जो था वो फोकस प्रोवाइड करना है, ठीक है। कस्टमर के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, उसकी सेटिस्फेक्शन, ठीक है, वो सबसे पहले नंबर पे आती है कस्टमर फोकस। नेक्स्ट हमारे पास आता है लीडरशिप, यानी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना इस तरह का विजन रखे, इस तरह की डायरेक्शन रखे कि जो एम्प्लॉयज हैं उनको एम्पावर करे, ठीक है। उसके चैलेंजिंग गोल्स होने चाहिए और जो एम्प्लॉयज हैं उनके साथ ट्रस्ट का रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए। तो लीडरशिप जो है वो इसका सेकंड प्रिंसिपल है। पहला हमारे पास क्या था कि हमने जो है वो कस्टमर फोकस जो है वो रखना है, ठीक है, कस्टमर के पे फोकस रखना है। नेक्स्ट है जी लीडरशिप। थर्ड है एंगेजमेंट ऑफ पीपल, यानी लोगों के अंदर जो है वो लोगों की जो एबिलिटीज हैं उनको आपने यूज करना है, ठीक है। उसके बाद में वैल्यू भी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। ओपन डिस्कशन जो है वो करनी है, तो लोगों को इंगेज रखना है बेसिकली, ठीक है। सबसे पहला है हमारे पास कि हमने जो है वो कस्टमर के ऊपर फोकस करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि आपने जो लीडरशिप है उसको बेहतर बनाना है। उसके बाद है एंगेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों को एंगेज करवाना है। नेक्स्ट है जी प्रोसेस अप्रोच, यानी आपने एक्टिविटीज को जो है वो इस तरह से करना है ताकि रिसोर्सेज का यूटिलाइज जो है वो रिसोर्सेज कम से कम हो, ठीक है, और जो हो रहे हैं वो इफेक्टिवली यूज हो। तो आपका एक लिंक होना चाहिए एक्टिविटीज के दरमियान, ठीक है, और जो रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं उनके दरमियान एक लिंक होना चाहिए। आपने प्रोसेसेस को अच्छे से जो है वो मैनेज करना है, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है उनको अच्छे से मैनेज करना है। और पांचवा है इम्प्रूवमेंट, आपने अपनी परफॉर्मेंस जो है ऑर्गेनाइजेशन की इम्प्रूवमेंट, उनको उनकी परफॉर्मेंस को जो है वो इम्प्रूव करना है, ठीक है। और इसके अलावा इम्पावर द पीपल टू मेक इम्प्रूवमेंट्स, जो है वो अपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाना है। और नेक्स्ट आता है एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, यानी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हर जगह पे कहते हैं इंप्लीमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो एविडेंस बेस्ड जो डिसीजन है वो होने चाहिए, ठीक है। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को जो है वो अपने अंदर इन्वॉल्व करना है। तो ये जो थे हमारे पास सेवंथ वन वाला है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। रिलेशनशिप मैनेजमेंट का मतलब ये है कि बॉस के दरमियान और एम्प्लॉयज के दरमियान जो है वो अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है, ताकि लॉन्ग टर्म जो है वो आपकी कंपनी जो है उसको फायदा हो, बेनिफिट मिल सके। तो ये हमारे पास सात जो है ये इसके ISO 9000 के जो थे वो प्रिंसिपल्स थे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, कस्टमर फोकस, ठीक है, कस्टमर पे आपने फोकस रखना है। लीडरशिप दूसरा पॉइंट। तीसरा लोगों को इंगेज रखना है। चौथा आपने प्रोसेस अप्रोच आपकी अच्छी होनी चाहिए। फिफ्थ वन के आपने इम्प्रूवमेंट जो है वो करवानी है। सिक्स वन की आपने एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग करवानी है। और सेवंथ वन की आपने लोगों के दरमियान जो रिलेशनशिप है या बॉस और एम्प्लॉय के दरमियान जो रिलेशनशिप है, ठीक है, उसको आपने अच्छे से मैनेज करना है। जो सप्लाईज या कॉस्ट वगैरह आ रही हैं उनको आपने अच्छे से देखना है, उनका रिलेशनशिप हर तरह का जो है वो मैनेज करना है अपने अच्छे से। तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट इसका सातवां जो है वो प्रिंसिपल था। ISO 9000 क्या है, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो कि ISO ने, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो स्टैब्लिश की हैं, पब्लिश की हैं, ताकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे। फिर जो है वो हम उसको सर्टिफिकेशन वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये वाकई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम कर रही है ऑर्गेनाइजेशन। उसके अंदर हमने सात प्रिंसिपल्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास के स्टेप्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस। स्टेप्स क्या है परफॉर्मेंस अप्रेजल के, तो डे टू डे मैनेजर एम्प्लॉय इंटरेक्शन, यानी अगर आप किसी की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका जो मैनेजर के साथ लिंक है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो आपका एम्प्लॉय के साथ लिंक जो है वो सही होना चाहिए, डे टू डे मैनेजर एम्प्लॉय इंटरेक्शन सही हो, ठीक है। नोट्स बनाने हैं जी आपने एम्प्लॉय के बिहेवियर के बारे में, ठीक है। फिर आपने एम्प्लॉय को बताना है कि वो सेल्फ इवेल्युएशन करे, अपनी इवेल्युएशन करे, ठीक है। फिर आपने किसी उसका जो पीयर होता है जो साथ को लिए गया उसको भी कह देना कि तुम भी इसकी जो है वो थोड़ी सी इसको देखा करो, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि अप्रेजल इंटरव्यू, यानी इसको बताना है नेक्स्ट वाले में कि तुम्हारे अंदर ये कमी थी, हमने तुम्हें नोट भी किया, तुम्हारे पीयर को भी जो है वो कहा
अब हम जो है वो खुद प्रॉपर एक इंटरव्यू के थ्रू तुम्हें बता रहे हैं, ठीक है। बाद में आपने फॉलो अप करना है कि उसने कितनी कुछ चीजें इनको जो है वो फॉलो की है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टेप्स हैं कुछ परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस के। नेक्स्ट है जी, आपने 5 रोल्स लिखने हैं नर्स मैनेजर के, ठीक है। तो नर्स मैनेजर ने क्या करना होता है, सबसे पहला काम अपने रिस्क बताने होते हैं, यानी किसी को हॉस्पिटल के अंदर जो है वो एक्सीडेंट का या फॉल का पेशेंट गिरने वाला है या उसको किसी चीज का रिस्क हो, वो उसने आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट उसने मॉनिटर करना है लॉस को और कोड्स को, ठीक है। पेशेंट की सेफ्टी से रिलेटेड जितने भी लॉस हैं उनको मॉनिटर करना है कि वो अच्छे से फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसने एनालाइज करना है कोई इंसिडेंट्स वगैरह अगर हो गए हैं हॉस्पिटल के अंदर, जिस तरह के आप इंसिडेंट रिपोर्ट लिखते थे, तो इंसिडेंट वगैरह अगर हो गए हैं तो उसकी कॉज कौन कौन सी है, ये उसने देखना है। नेक्स्ट उसने देखना है पीरियोडिक रिपोर्ट प्रोवाइड करनी है उसने एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है। उसके बाद उसने कुछ नीड्स जो है वो पेशेंट्स की उनको आइडेंटिफाई करना है, फैमिली की नीड्स जो है वो उनको देखना है, उसके अलावा उनको एजुकेट करना है। उसके बाद उन्होंने पेशेंट को जो है वो पेशेंट का पर्सपेक्टिव देखना है कि पेशेंट जो है वो सेटिस्फाइड है कि नहीं है, ठीक है, जितनी भी केयर उसको प्रोवाइड की जा रही है। और उसके बाद उसने इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन जो है वो प्रोवाइड करनी है, यानी हर पेशेंट को जो है वो इंडिविजुअली जाके पूछना है कि वो किस कैसा जो है वो फील कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास कुछ रोल्स हैं नर्स मैनेजर के। सबसे पहले उसने एक्सीडेंट्स वगैरह को देखना है, ठीक है। सेफ्टी से रिलेटेड रूल्स जो है वो उनको देखना है, स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ इंसिडेंट्स को देखना है। इसके अलावा उसने एडमिनिस्ट्रेशन को रिपोर्ट प्रोवाइड करनी है अपनी, पेशेंट्स की नीड्स को देखना है, फैमिली की नीड्स को देखना है, और पेशेंट का पर्सपेक्टिव क्या है कि वो किस तरह की केयर चाह रहा है, ठीक है। और इंडिविजुअल अटेंशन जो है वो प्रोवाइड करनी है पेशेंट्स को। तो ये जो है वो कुछ रोल्स हैं किसके, नर्स मैनेजर के, ठीक है। आगे हमारे पास है एटलीस्ट 5 प्रिंसिपल जो है वो आपने मेंशन करने हैं टाइम मैनेजमेंट के, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट के लिए जो 5 प्रिंसिपल्स हैं वो आपने मेंशन करने हैं, कोई से भी 5 जो है इसमें से मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी सेट गोल्स एंड इस्टेब्लिश प्रायोरिटीज, यानी आपने अपने गोल्स जो है वो सेट करने हैं, उसके अंदर से प्रायोरिटीज को सेट करने के, ये काम पहले करना है मैंने, ये काम बाद में करना है, ठीक है। स्पॉट द टाइम वेस्टर, जो टाइम वेस्ट कर रही हैं चीजें उसको आपने क्या करना है, सेपरेट कर देना है। ऑर्गेनाइज योर सेल्फ, अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है। राइट अ डेली टाइम स्केड्यूल, डेली टाइम स्केड्यूल जो है वो बनाना है, ठीक है। रियलिस्टिक डेडलाइन रखनी है कि मैंने ये काम यहाँ तक जो है वो खत्म करना है। अपनी एक रूटीन जो है वो डेवलप करनी है, ओवर कमिट नहीं करना, यानी एक दिन का स्केड्यूल जो है वो उतना ही होना चाहिए जितना आप इजीली जो है वो कैरी कर सकते हैं। गोल सेट करने हैं अपने लिए, ठीक है। थिंग्स को जो है वो अच्छी तरह से हैंडल करना है, और अपनी जितनी भी चीजें हैं उनके ऊपर एक वक्त में एक चीज के ऊपर जो है वो फोकस करना है, ठीक है। ये नहीं कि एक टाइम में आप 2 से 3 सब्जेक्ट जो है वो खोल के बैठ जाए, तो एक टाइम में जो है वो सिर्फ एक सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो फोकस करना है। तो ये हमारे पास आ जाते हैं कुछ प्रिंसिपल जो कि हमारे टाइम को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने कुछ स्टेप्स लिखने थे डिसीजन मेकिंग के, तो ये आपकी बुक के अंदर जो है वो एज इट इज मेंशन है, ठीक है। स्टेप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग टेबल के अंदर भी मेंशन है। आइडेंटिफाई द पर्पस, सबसे पहले आपने पर्पस को आइडेंटिफाई करना है। सेट द क्राइटेरिया, आपने क्राइटेरिया जो है वो सेट कर लेना है। ये दी क्राइटेरिया, फिर आपने देखना है कि ये क्राइटेरिया ठीक है कि नहीं ठीक। अल्टरनेटिव्स, अगर उसके अकॉर्डिंग जो कोई और काम हो सकता है तो वो भी आपने देखना है। टेस्ट दी अल्टरनेटिव्स, ठीक है, उनको टेस्ट करना है। ट्रबल शूट, अगर कोई मसला वगैरह आ रहा है उसके अंदर वो देखना है। और लास्ट पे अपने इवेल्युएट करना है कि अगर हमने ये अल्टरनेटिव के साथ काम किया है तो उसका क्या सोल्यूशन है, ठीक है। इसको अपने फिंगर टिप्स से याद करना है। आइडेंटिफाई दी पर्पस, सेट दी क्राइटेरिया, वे दी क्राइटेरिया, सीक दी अल्टरनेटिव्स, टेस्ट दी अल्टरनेटिव्स, इवेल्युएट, ट्रबल शूट एंड इवेल्युएट दी एक्शन। तो ये हमारे पास स्टेप्स हैं किसके, डिसीजन मेकिंग के। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो बताना है, ठीक है। ये हमने पहले पढ़ लिया, उसके 4 प्रिंसिपल्स भी जो है वो हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो नेक्स्ट जो है वो हम इंशाल्लाह इसका जो है वो नेक्स्ट पार्ट में जो है वो देखते हैं। थैंक यू सो मच।